नमस्कार। जनधारा छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज शर्मा। तो आइए शुरू करते हैं मेरे साथ खबरों का सिलसिला। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअल रूप से विभिन्न कार्यक्रमों में जुड़े। इस दौरान पुनिया ने 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी तमाम दिशा निर्देश दिए हैं। जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि संगठन अपना काम बखूबी कर रहा है और 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी कमर कस ली है। काम ही है कि आगे जो सामने आने वाली चुनौतियां हैं उसकी तैयारी करना, तो हमारे प्रभारी हैं और इसलिए उन्होंने जो निर्देश दिए हैं और जो संकेत दिए हैं वो ये है कि 2023 की तैयारी हम सबको जुटना है। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की 99वीं जयंती के अवसर पर जयंती की पूर्व संध्या आज छत्तीसगढ़ फिल्म एंड विजुअल आर्ट सोसाइटी द्वारा उन्हें याद किया गया। परसाई जी की रचनाओं पर सर्वाधिक नाट्य प्रस्तुति करने वाले जबलपुर विवेचना रंगमंडल के वरिष्ठ रंगकर्मी नवीन चौबे ने अपने संस्मरण साझा किए। तो वहीं छत्तीसगढ़ फिल्म एंड विजुअल आर्ट सोसाइटी के अध्यक्ष सुभाष मिश्र ने परसाई और आज का समय के साथ ही आधुनिक परिवेश में बदलती नारी विषय पर चर्चा की। इस अवसर पर वरिष्ठ रंग निर्देशक योग मिश्रा, रंग संगीतकार सुयोग पाठक, दिनेश दुबे सहित अनेक रंगकर्मियों साहित्यकारों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। दरअसल हरिशंकर परसाई जो होशंगाबाद के जमानी जैसे छोटे गांव में पैदा होते हैं और पूरा संघर्ष है, जो एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार का संघर्ष है, वो संघर्ष जो कि हम लोगों ने अपने भाइयों के साथ अपने पिता के दौरान देखा, उस तरह के संघर्ष से निकलते हैं और छोटी नौकरी करते हैं। फिर उसके बाद जमानी से वो चलकर जबलपुर आते हैं। जबलपुर में वो टीचर का काम करते हैं। फिर वो उनको लगता है कि नहीं, अब स्वतंत्र लेखन करना चाहिए, तो वो स्वतंत्र लेखन करते हैं और उनकी लंबी यात्रा होती है। हम में से नवीन चौबे का सर्वाधिक समय परसाई जी के सानिध्य में गुजरा। हम लोगों को कम अवसर मिले हैं, पर नवीन न केवल उनके सानिध्य में उनका समय गुजरा, बल्कि मैं लगातार देखता हूँ कि निठाले की डायरी जैसा जो नाटक है उसमें जो लगभग परसाई की भूमिका कक्का जी करते रहे। उसके अलावा बहुत सारे नाटक विवेचना रंगमंडल ने परसाई जी की मौजूदगी में भी और परसाई जी के बाद भी किए। आज चूंकि परसाई जयंती कल है और हमको लगता है कल रक्षाबंधन भी है, तो हमको लगा कि नवीन चौबे यहाँ हैं, तो क्यों ना हम नवीन चौबे के बहाने परसाई जी की बातचीत करें। जबलपुर में उन्होंने शिक्षक का दायित्व तो निभाया ही निभाया। सबसे बड़ी चीज ये हुई जबलपुर में उनको जो संस्कार मिले, उन्होंने बहुत अच्छा काम ये किया क्योंकि उनका रुझान साहित्य की तरफ था। तो उन्होंने उनको संस्कार देने वाले लोगों का नाम बताना चाहता हूँ मैं आज, जिन लोगों ने उनको लिखने पढ़ने के संस्कार दिए और प्रोत्साहित किया। उनमें जो सबसे अहम नाम है वो है रामानुज लाल श्रीवास्तव। ऊंट उनका तखल्लुस था, ऊंट बिलहरवी, और वो जबलपुर के पास बिलहरी करके जगह वहां के रहने वाले थे, कटनी जिले में, आजकल कटनी में पड़ता है बिलहरी। और इसके अलावा भवानी प्रसाद तिवारी, इनों के साथ उनका बहुत गहरा संबंध रहा और उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया परसाई जी को। और ये हुआ कि उनके साथ रहकर भाषा का संस्कार, साहित्य की बहुत गहरी समझ और धीरे धीरे फिर उन्होंने जो अपने अंदर खुद जो चीज डेवलप की वो थी समाज को देखने की दृष्टि। ये परसाई की अपनी खुद की पैदा की हुई दृष्टि थी। साहित्य और ये सब तो अलग चीज है, लेकिन समाज को देखने का एक जो नजरिया है वो परसाई जी ने स्वयं अपने अंदर डेवलप किया। धर्मांतरण को लेकर इन दिनों प्रदेश की राजनीति अपने चरम पर है।
भारतीय जनता पार्टी के नेता धर्मांतरण को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार सरकार पर प्रहार कर रहे हैं। इसके साथ ही धर्मांतरण के खिलाफ एक बड़ी जागरण रैली भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा आज राजधानी रायपुर में निकाली गई है। रैली के दौरान भाजपा नेताओं से बातचीत की हमारे संवाददाता ने। धर्मांतरण के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आज एक बड़ी रैली निकाली गई है। हमारे साथ कुछ बड़े नेता भी मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ आज की जो रैली है उसको लेकर। देखिए, बड़े पैमाने पे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहा है। गरीब भोले भाले आदिवासी और अन्य समाजों के लोगों को प्रलोभन देके लगातार धर्मांतरण कराया जा रहा है। जब से भूपेश बघेल सरकार आई है तब से छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पे धर्मांतरण हो रहा है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चे के तत्वाधान में सरकार को चेतावनी देने के लिए और उन लोगों को जो धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में शामिल हुए समझाई देने के लिए कि वे वापस अपने धर्म में आ जाएं। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ आपके प्रमुख मांग हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार के संरक्षण में छत्तीसगढ़ की संस्कृति, आदिवासी संस्कृति, उसको समाप्त किया जा रहा है और लोभ लालच देकर धर्मांतरित कर कर यहाँ की कानून व्यवस्था को बर्बाद किया जा रहा है। और ये धर्मांतरण नहीं, ये राष्ट्रांतरण है। इसके कारण कानून व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ती है और इसके विरोध में आज युवा मोर्चे ने ये रैली निकाली है। बड़ी रैली है, क्या कुछ संदेश देना चाहिए? ये संकेत है कि धर्मांतरण करने वाले सजग हो जाएं, सरकार धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ में कार्रवाई करे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय पर उग्र आंदोलन करेगी। निश्चित तौर पर ये एक बड़ा रैली आप देख सकते हैं, जिस तरह से भाजयुमो की जो रैली है आप देख सकते हैं। धर्मांतरण के विरोध में बड़ी रैली निकाली गई, काफी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं और निश्चित तौर पर जिस तरह से सरकार के खिलाफ एक बड़ा हुंकार यहाँ पर भरा गया और संकेत दिया जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर आने वाले समय में अगर इसे कंट्रोल नहीं किया जाता तो सरकार के खिलाफ किस तरह के हालात यहाँ पर बीजेपी और भाजयुमो के कार्यकर्ता पैदा कर सकते हैं। कैमरा पर्सन मनीष मिश्रा के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज रायपुर। राजधानी रायपुर में आयोजित भारतीय जनता युवा मोर्चा की जनजागरण रैली को लेकर कांग्रेस का बयान भी सामने आया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने धर्मांतरण को भाजपा के दिमाग का फितूर बताया है। देखिए, धर्मांतरण भारतीय जनता पार्टी के दिमाग का एक फितूर मात्र है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद धर्मांतरण का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। हम तो बार बार भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हैं। सदन में हमारे विधायकों ने चुनौती दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि धर्मांतरण का कोई भी मामला है तो जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएं, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का मंडल से लेके नेता प्रतिपक्ष तक, प्रदेश अध्यक्ष तक, पूर्व मुख्यमंत्री तक सभी ने बयान दिया, लेकिन किसी ने भी एक भी स्पेसिफिक मामले में जाके कहीं पर रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई। जबकि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण निरोधी कानून लागू है। तो अब सिर्फ राजनीतिक प्रोपोगंडा करने के लिए रैलियां की जा रही है, हकीकत कुछ भी नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस स्टैंड, मल्टी लेवल पार्किंग, स्वामी आत्मानंद स्कूल और राजीव गांधी भवन का उद्घाटन किया। इसको लेकर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने विकास की लकीर बहुत लंबी खींची है। दरअसल राजधानी में 4 विकास कार्यों के शुभारंभ पर रमन सिंह ने ट्विटर पर ट्वीट कर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि नगर निगम रायपुर के 4 विकास कार्यों का शुभारंभ भूपेश बघेल जी कर रहे हैं, जिसकी कुल लागत लगभग 85 करोड़ है। इसमें से 77 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुआ था। इधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और पेरेंट्स एसोसिएशन ने मनमानी फीस वसूल किए जाने के विरोध में राजधानी रायपुर के होली क्रॉस स्कूल के सामने जमकर नारेबाजी की। एबीवीपी और पेरेंट्स एसोसिएशन ने स्कूल प्रबंधन को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती है तो आने वाले दिनों में और उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। आज हुए प्रदर्शन में बड़ी संख्या में विद्यार्थी परिषद के छात्र और पेरेंट्स एसोसिएशन के लोग भी मौजूद रहे। जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कुछ पालकों के साथ आज होली क्रॉस स्कूल का घेराव किया गया है और विदित कुछ दिनों से होली क्रॉस स्कूल की लगातार यहाँ पे शिकायतें आ रही हैं
कि पालकों से, विद्यार्थियों से लगातार वो अवैध फीस वसूली का कार्य कर रहे हैं। पिछले वर्ष हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी ट्यूशन फीस के अलावा हमको एक भी फीस नहीं लेना है। उसके बाद भी आज कोविड की ऐसी परिस्थिति में जहां पर आर्थिक संकट छाई हुई है, ऐसे समय में भी 4,000 रुपए मेंटेनेंस फीस का नाम हो। उसके बाद कुछ पालक ऐसे भी है जो आज इस परिस्थिति में फीस पे नहीं कर पा रहे हैं, वो लिखित में दे रहे हैं कि अभी कुछ दिनों तक हमको हमारे विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को क्लासेस में बैठने की अनुमति दे। लेकिन उसके बाद भी जो विद्यालय प्रबंधक है वो तानाशाही रवैया अपनाते हुए सारे स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लासेस की लिंक उनको प्रोवाइड नहीं कर रहा है और एक लाइन से मना कर दे रहा है कि अगर आप अपने बच्चों के फीस जमा नहीं करेंगे तो हम आपको क्लासेस में बैठने नहीं देंगे। अगर आपकी औकात नहीं है तो आप आप अपने बच्चों को इस स्कूल में ना पढ़ाएं। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग विद्यालय प्रशासन के लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जो कि अत्यधिक निंदनीय है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उन सारी चीजों के विरोध में आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहा है। राज्य शासन की निष्क्रियता की वजह से बार बार पालक संघ को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। राज्य शासन आदेश निकालती है कि फीस की वजह से किसी बच्चे को ऑनलाइन से नहीं निकाला जाएगा, स्कूल निकाल देता है, कार्रवाई शून्य है। उसके बाद में ये कहा जाता है कि फीस नहीं बढ़ोतरी होगी, कोरोना काल में फीस बढ़ा दिया गया है, मनमानी तरीके से पैसा वसूला जा रहा है। और एक बात ये बताइए आप लोग कि कोरोना काल में जो ऑफलाइन की जो पैसे लिए जाते थे, फीस ली जाती थी, वो ऑनलाइन की वही फीस कैसे हो सकती है? तो कुल मिला के राज्य शासन जो है शिक्षा माफियाओं को संरक्षण दे रहा है। और अगर स्कूल प्रबंधन मतलब शिक्षा माफियाओं पे राज्य शासन लगाम नहीं लगाती है तो इस तरीके का आंदोलन पूरे प्रदेश में चलेगा, जिसके लिए राज्य शासन जिम्मेदार होगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वीआईपी न्यूज़ नया चैनल शुरुआत आज हो रहा है। मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं कि छत्तीसगढ़ की आवाज़ बने। मुझे बड़ी प्रसन्नता है ये जान के कि वीआईपी न्यूज़ के नाम से एक नया चैनल छत्तीसगढ़ में लॉन्च हो रहा है और उसमें छत्तीसगढ़ के हितों का, छत्तीसगढ़ के संस्कृति का, छत्तीसगढ़ के संरक्षण का, छत्तीसगढ़ के विकास का और छत्तीसगढ़ के उन्नति का, इन्हीं बातों पर ये आधारित होगा। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ और अपेक्षा करूँगा कि बहुत जल्द ही आप छत्तीसगढ़ियों के दिल को जीत पाएंगे। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। ये चैनल हमारे छत्तीसगढ़ के न केवल समस्याओं को ध्यानाकर्षित कराएंगे बल्कि उस समाधान के लिए सार्थक पहल भी। इसके साथ में हमारे छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, हमारे कल्चर है, लोक शैली, लोक भाषा, लोकगीत और छत्तीसगढ़ की हमारी जो परंपरा है, तीज त्यौहार हैं, आपके चैनल के माध्यम से सबको देखने का अवसर प्राप्त होगा। सबसे पहले मैं वीआईपी न्यूज़ और पूरे वीआईपी न्यूज़ परिवार को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जिस प्रकार से एक पत्रकार, एक मीडिया को होना चाहिए, उस प्रकार से आज की परिस्थितियों को उजागर करना और सच्चाई को बताना अगर कोई कर सकता है तो मीडिया उसको कर सकती। हजारों और लाखों करोड़ों की बातों को अगर हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं या अगर जनता तक पहुंचाना है तो उसको सिर्फ और सिर्फ मीडिया उसको पहुंचा सकता है। मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। आपके वीआईपी परिवार को भी बधाई देना चाहता हूं। देखो, ये वीआईपी न्यूज़ जो है आज नया आवा थे और कोई भी न्यूज़ हो, न्यूज़ तोला मानतन हमन गांव के आम आदमी की जे बात रखा है। ये चैनल उसी प्रकार के ये प्रदेश के, देश के एक नंबर चैनल बनाए, ऐसे वीआईपी चैनल पर मोर शुभकामनाएं। वीआईपी चैनल के शुभारंभ पर मैं वीआईपी चैनल के समस्त टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से समाचार जनता तक पहुंचना चाहिए और जनता की आवाज़ बनना चाहिए, उस कर्तव्य का निर्वहन वीआईपी चैनल और इसकी टीम करेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं सुभाष की बात। बात की बात में याद आ जाती है कोई ना कोई बात, कभी जाहिर सी बात तो कभी राज की बात। बात देश की, दुनिया की, रीति की, रिवाज की, आवाम के हालात की, राजनीति की बिसात की, घात की, प्रतिघात की, शह और बात की। सुनिए सुभाष की बात।
देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले राजीव गांधी अब हमारे बीच नहीं। एक समय था जब नेहरू गांधी परिवार के बिना कांग्रेस की कल्पना नहीं की जा सकती थी। आज कांग्रेस 3 राज्यों में सिमट गई है। यूपी गवर्नमेंट ने थोड़ी सी उदारता दिखाते हुए सद्भावना दिवस के रूप में इस दिवस को मनाने की बात कही है। वैसे तो कांग्रेस सभी जगह जहां पर उसकी सत्ता है वहां पर आज पूरा दिन राजीव गांधी के नाम से समर्पित रहा। खास करके हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर राजीव न्याय योजना हो, चाहे राजीव गांधी के नाम से श्रमिकों के लिए, खेतिहर श्रमिकों के लिए योजना हो, चाहे गोधन न्याय योजना हो, ये योजनाओं के अलावा जो राजधानी रायपुर है वहाँ पर भी आज बड़ी सौगात शहरवासियों को दी गई। एक नया बस स्टैंड टर्मिनल बनाया गया, कुछ मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई, कोई शिक्षा परिसर को बनाया गया और सुबह से ही पूरे छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी के नाम की धूम है। इसी तरह राजस्थान में, इसी तरह पंजाब में, पर बाकी देश में उस तरह की बातचीत नहीं है। लगातार हम देखते हैं कि आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले जहां महात्मा गांधी थे, नेहरू जी थे और बहुत सारे नेता थे, आज़ादी के बाद नेहरू देश की सत्ता पे काबिज होते हैं और धीरे धीरे कांग्रेस नेहरूमय होती है और फिर गांधी सरनेम आती है और उसके साथ इंदिरा गांधी आती हैं। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अचानक से राजीव गांधी आते हैं और राजीव गांधी एक युवा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। वो बहुत सारे क्रांतिकारी कदम उठाते हैं। चूँकि वो बुनियादी रूप से राजनीतिक नहीं थे, उनकी सोच बहुत बढ़िया थी और ईमानदारी से अपनी बात कहते थे। हमारे पड़ोसी राज्य उड़ीसा में जब वो दौरे पे आए सूखाग्रस्त क्षेत्र में, तो उन्होंने कहा कि केंद्र जो 1 रुपये भेजता है उसमें से नीचे आते आते 15 पैसे बच जाते हैं। इसको लेकर बहुत बवाल मचा, पर राजीव गांधी की सोच बड़ी थी। वो 21वीं सदी में भारत को ले जाना चाहते थे। उन्होंने सैम पित्रोदा जैसे लोगों के साथ मिलकर एक सूचना क्रांति का सपना देखा और आज हम जो देख रहे हैं, इस समय हमारे देश में जो डिजिटल क्रांति हुई उसकी अगर बात करें, उसके आधार में कहीं ना कहीं राजीव गांधी हमें दिखाई देते हैं। आज जो पंचायती राज व्यवस्था हर जिसमें महिलाओं का नेतृत्व हमको 50% दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं राजीव गांधी की सोच है। तो हम एक नेता के रूप में देखते हैं कि एक साफ सुथरी छवि के नेता राजीव गांधी थे। उन्हें भी जो तमिल मूवमेंट के चलते उनकी भी हत्या हुई और वो हमारे बीच नहीं रहे। अगर वो आज हमारे बीच होते तो निश्चित रूप से कांग्रेस जिस तरह पहले मजबूत थी, आज भी उतनी ही मजबूत होती। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने वाली भाजपा के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी आज राजीव गांधी के जन्मदिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करनी पड़ी। पिछले दिनों भाजपा ने और खास करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जन भावना का नाम लेकर जो खेल रत्न पुरस्कार था राजीव गांधी के नाम से, उसे हटाकर हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के नाम पर किया था। इसको लेकर पूरे देश में काफ़ी कंट्रोवर्सी मची और लोगों ने कहा कि यदि कोई नया पुरस्कार रखते ध्यानचंद के नाम पे तो अच्छा होता, राजीव गांधी के नाम पर पुरस्कार हटाना ठीक नहीं था। आज देर आए दुरुस्त आए, यूपी के मुख्यमंत्री को आज के दिवस को सद्भावना दिवस के रूप में मनाने घोषित करना पड़ा। वैसे तो कांग्रेस शासित राज्यों में ये सद्भावना दिवस के रूप में ही मनाया जा रहा है और पूरी जगह जहाँ जहाँ भी कांग्रेसी हैं उन्होंने नेहरू गांधी की परंपरा, जो उनकी विरासत है और जो उनके प्रति, उस परिवार के प्रति उनकी निष्ठा है, प्रेम है, उसका प्रकटीकरण अलग अलग स्तरों पे किया है। जहाँ कांग्रेस शासन में है वहाँ पर बड़े पैमाने पर आज कार्यक्रम हो रहे हैं। जहाँ पर कांग्रेस सत्ता में है वहाँ पर राजीव गांधी के नाम पर बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं, चाहे वो राजस्थान हो, पंजाब हो, छत्तीसगढ़, सभी जगह राजीव गांधी की जय जयकार की अनुगूंज सुनाई दी। और गरियाबंद जिले के राजिम नगर पंचायत अध्यक्ष समेत 3 पार्षदों ने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के समक्ष भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लिया। गौरतलब है कि नगर पंचायत चुनाव निर्दलीय जीतने के बाद कांग्रेस का दामन इन लोगों ने थामा था। छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों बीएससी नर्सिंग के पेपर लीक होने के चलते सरकार ने परीक्षा निरस्त करने का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य भी अधर में लटका हुआ है। बता दें कि लगभग 35,000 छात्र छात्राओं द्वारा इस बार परीक्षा दी जानी थी।
किंतु इसके निरस्त हो जाने के बाद इनके सामने एक और नई समस्या खड़ी हो गई है। वहीं इसे लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी अपने चरम पर है। बीएससी की परीक्षा निरस्त किए जाने के बाद भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसे कई संगीन आरोप भी सरकार पर लगाए हैं। आज ही आयुष विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित बीएससी नर्सिंग की परीक्षा के पेपर बाजार में खुलेआम बिक रहे थे और उसके कारण 35,000 बच्चों का एग्जाम आज होना था और मजबूरी में राज्य सरकार को उस एग्जाम को निरस्त करना पड़ा। वो इस बात की ओर इंगित करता है कि बच्चों के भविष्य के साथ में ये सरकार कितना खिलवाड़ कर रही है। आयुष विश्वविद्यालय के बीएससी नर्सिंग के पेपर का आउट होना ये पूरी सरकार के लिए एक शर्मनाक स्थिति है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा लगाए आरोपों को लेकर कांग्रेस का पलटवार भी सामने आया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कही है। निश्चित तौर पर आयुष विश्वविद्यालय का पर्चा लीक होना एक गंभीर घटना है और सरकार ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया है और इसीलिए उसके पर्चे रद्द कर दिए गए और जो भी दोषी होगा जांच की जा रही है, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इधर जांजगीर चांपा जिले में बीते 4 दिनों से जमीन की खरीदी बिक्री की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, जिसके कारण जमीन खरीदने वाले और बेचने वाले खासे परेशान हैं। वहीं शासन को 4 दिनों में लाखों रुपए की राजस्व की हानि भी हुई है। इस नुकसान का कारण खराब इंटरनेट व्यवस्था और निजी टेलीकॉम कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों की मनमानी को बताया जा रहा है। गौरतलब है कि सप्ताह भर पहले उप पंजीयक कार्यालय को नए भवन में शिफ्ट किया गया है, जिसके कारण टेलीकॉम कंपनियों की व्यवस्था नहीं सुधर पाई है। ये व्यवस्था कब तक दुरुस्त होगी, इसका भी कोई समय तय नहीं है। जो रजिस्ट्री कार्यालय पहले तहसील परिसर में लग रहा था, अभी इस ऑफिस में शिफ्ट हुआ है। तो हमारे पास रजिस्ट्री के लिए 2 कनेक्शन है, एक बीएसएनएल का है और एक है एयरटेल का। बीएसएनएल तो कनेक्शन शिफ्ट हो चुका है, लेकिन ये सोमवार यानी 16 तारीख से अभी तक कंटिन्यू बंद चल रहा है, तो इसी कारण है। और एयरटेल अभी शिफ्ट नहीं हुआ है। जो हमने बात की है आईटी सॉल्यूशन कंपनी से, जो इसको वेंडर कंपनी है जो इसको देखती है, वो उन्होंने बताया कि अभी जो एयरटेल का शिफ्टिंग का है वो पूरी प्रोसेसिंग में है, प्रक्रिया प्रोसेसिंग में चल रहा है। तो जैसे ही हमारा एयरटेल लग जाता है तो ये जो लिंक की समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। और जशपुर जिले के कंसाबेल क्षेत्र में भूपेश बघेल सरकार की गौठानों को प्राथमिकता देकर ग्राम विकास के साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाली योजना जिले में ग्रामीण महिलाओं को खूब रास आ रही है। यहाँ के हाट बाजारों के बाद अब राजधानी रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव व अन्य महानगरों से भी इन खूबसूरत टोकरियों की लगातार मांग आने लगी है। देखिए एक रिपोर्ट। कांसाबेल क्षेत्र के गुठान से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं ने अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाने के लिए 5 स्व सहायता समूह का गठन किया है। सभी महिला सदस्य गांव के आसपास जंगल और खेतों का अनुपयोगी छिंद घास से आकर्षक टोकरियां बनाकर अच्छी खासी आय ले रही हैं। प्रत्येक समूह की इन महिलाओं का कहना है कि इस घरेलू व्यवसाय से लगभग 2 दिन में ही 20,000 रुपए से अधिक मुनाफा मिल रहा है। मेरा समूह का नाम है ज्ञान गंगा और मैं ज्ञान गंगा समूह की सदस्य हूँ और मेरा गांव का नाम है कोटान पानी, पोस्ट सिमर कछार, थाना तहसील कांसाबेल, जिला जशपुर, राज्य छत्तीसगढ़। और मैं ये टोकरी का काम कर रही हूँ। अभी तो घर में कर रहे थे और जब टोकरी का स्टार्ट नहीं किए थे तब खेती बाड़ी कर रहे थे, उसमें से अपना जीवन यापन कर रहे थे। और अभी टोकरी बनाने के लिए जब से शुरुआत किए हैं ध्यान समूह से जुड़े तब से, और अभी ये वन विभाग वाले प्रशिक्षण दिलवाए हैं अभी 2021 में, और वहाँ तक हम लोग बनाते अभी। टोकरियों के व्यवसाय के लिए महिलाओं के स्व सहायता समूह ने 60,000 रुपए का ऋण लिया था। अब ये 1.5 लाख रुपए की टोकरियां बेचकर सभी सदस्य माला माल हो रहे हैं। गांव के आसपास ही छिंद घास पर्याप्त मात्रा में मिल जाने से इन महिलाओं को कच्चे माल में भी अधिक पूंजी नहीं लगानी पड़ रही है। जशपुर जिले के कांसाबेल विकास खंड के कोटान पानी ग्राम पंचायत में
गोठान से जुड़ी हुई महिला स्व सहायता समूह 5 ऐसे समूह है जो आसपास के छिंद से ये टोकरी बनाने का काम कर रहे हैं और उनके द्वारा अब तक लगभग 1.5 लाख रुपए की आमदनी कमाई गई है। और ये हमारी जो महिलाएं हैं जो गोठान से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही है। महिलाओं का कहना है कि गोठान योजना से उन्हें विकास की नई राह मिल रही है और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। इधर गरियाबंद जिले में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती पर जिला युवा कांग्रेस कमेटी द्वारा जिले के विभिन्न प्रतिभावान गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। जिला मुख्यालय गरियाबंद के कांग्रेस भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में युवा कांग्रेस के नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को अपना आदर्श मानते हुए छाया चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में राजीव गांधी के जीवन काल को भी याद किया गया। अपने स्टेट राज्य मैं एक सूरत का निवासी हूँ और मैं आर्म रेसलिंग जो हिंदी में पंजाब कुश्ती के नाम से जाना जाता है, मैं काफ़ी सालों से इसको खेलता आ रहा हूँ और खेल रहा भी हूँ और बच्चे लोगों को सिखाता भी हूँ और गांव की प्रतिभाओं को आगे ले जाता हूँ। मैंने गांव की प्रतिभाओं को नेशनल में पार्टिसिपेट भी करवाया, उन लोगों को गोल्ड मेडल भी दिलाया है ना। और लगातार मैं 4-5 सालों से अपने स्टेट राज्य छत्तीसगढ़ राज्य का चैंपियन ऑफ चैंपियन और कई बार मिस्टर छत्तीसगढ़ बन चुका हूँ। फेंसिंग यानी तलवारबाजी में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भवानी देवी आज राजधानी रायपुर पहुंची। भवानी ने टोक्यो ओलंपिक में पहले राउंड में जीत के साथ आगाज किया था। हालांकि अगले मुकाबले में मिली हार की वजह से वे अंतिम 16 खिलाड़ियों में जगह नहीं बना पाई थी। आज भवानी देवी रायपुर स्थित यूनियन क्लब के मॉनसून टेनिस टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुई। ये बहुत अच्छा है, वेटरन्स के लिए भी उन लोग ने एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करके उनको भी एक इंकरेजमेंट दिया है। उनको देख के यंग जनरेशन्स को भी मोटिवेशन मिलेगा और इंस्पिरेशन मिलेगा। तो थैंक्स टू गुरशरण सर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ फॉर ऑर्गेनाइजिंग such important sports events and developing sports in this state. And I'm sure the way they think about the sporting culture in this state is will give more good results for the state and for the nation. And I'm thankful to them for having me in this event. हमारे देश की आन बान शान भवानी जी स्पेशल हमारे मानसून टूर्नामेंट में उपस्थित हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के हमारे टेनिस संघ के अध्यक्ष हैं और बहुत समय निकाल के हमने इनका यूनियन क्लब में अभिनंदन किया। यूनियन क्लब खेलों के लिए जाना जाता है और हमारे आग्रह पे ये पहुंची है, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राजधानी रायपुर के एक व्यवसायी को 10 लाख रुपए फिरौती मांग बच्ची को किडनैप करने की धमकी देने का मामला सामने आया है। कारोबारी की शिकायत पर केस दर्ज कर कोतवाली पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं धमकी भरा मैसेज मिलने के बाद कारोबारी दहशत में है। मिली जानकारी के मुताबिक कृषि उपकरण का कारोबार करने वाले शैलेंद्र नगर निवासी रूपचंद जैन को किसी अज्ञात व्यक्ति ने बीते 19 अगस्त को अपने व्हाट्सएप नंबर से वॉइस मैसेज भेज जान से मारने एवं 10 लाख रुपए की फिरौती और बच्ची को किडनैप करने की धमकी दी थी। मामले में कोतवाली सीएसपी अविनाश ठाकुर का कहना है कि कारोबारी को जिस नंबर से वॉइस मैसेज भेजा गया है वह नंबर फर्जी लग रहा है। इस मामले में एक टीम गठित कर जांच की जा रही है। अभी तक की जांच में कारोबारी के यहां पूर्व में काम कर चुके कुछ कर्मचारियों का नाम भी सामने आया है। पूरा मामला थाना कोतवाली के अंतर्गत है, जिसमें रूपचंद जैन नामक जो एक व्यापारी हैं उनको उनके मोबाइल से व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक्सटॉर्शन की धमकी दी गई है तथा उसके लिए 15 लाख की मांग की गई, जिस पर 384-507 कोतवाली में दर्ज किया गया है और इसमें विवेचना जारी है और जल्द से जल्द इस मामले में खुलासा किया जाएगा। ये भी हो सकता है और कुछ हमें जो अभी तक विवेचना में जो पता चला है उसमें कुछ उसके करीबी लोग भी शामिल हैं जो पूर्व उनके साथ काम किए हैं। तो इस संबंध में इस दिशा में भी जांच की जा रही है और इसके लिए एक पृथक टीम गठित भी की गई है और जल्द से जल्द इसका निराकरण किया जाएगा। और केंद्रीय जेल रायपुर से शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया एनडीपीएस का एक आरोपी जेल प्रहरी को चकमा देकर अस्पताल से फरार हो गया। अब जेल प्रहरी की शिकायत पर पंडरी थाना पुलिस ने केस दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है।
एक विचाराधीन बंदी है जगदलपुर जेल से रायपुर जेल उसको स्थानांतरण किया गया था, जिसकी तबीयत खराब होने पर से रायपुर जेल के डॉक्टर ने इलाज करने के उपरांत एक प्राइवेट अस्पताल महुआ में रेफर किया था। वहाँ से कल प्रातः वो ड्यूटी में लगे आरक्षक को चकमा देकर भाग गया है। तो जेल स्टाफ की रिपोर्ट पर से थाना पंडरी में 224 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और उसकी पता तलाश की जा रही है। इस मामले का आरोपी तो क्या नाम? ये NDPS एक्ट का आरोपी था, इसका नाम धीरज नाम है, तो उसकी पता तलाश की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें VIP न्यूज़ के साथ।